नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बागवानी फसलें या बागानी फसलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट की थी 108 दिन की सीरीज़, उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एक फ्री इनिशिएटिव था जिसमें हमने टारगेट किया था कि अक्टूबर में जब भी पेपर होता है 27 तारीख को, उसके कम से कम 12-13 दिन पहले हम आपके सारे कोर्स को पढ़ाकर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और जो कि कोशिश करेंगे कि हम सारा कोर्स पढ़ा दें। उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड था, लेकिन चूंकि परीक्षा पोस्टपोन हुई, हम भी थोड़े से ढीले पड़ गए। टारगेट ये है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट जितने खत्म हो जाए उतने खत्म कर देते हैं। तो अभी आपके इकोनॉमिक्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे टॉपिक्स लगभग कंप्लीट कर दिए गए हैं या थोड़े बहुत लेक्चर्स उसके बाकी हैं। ठीक है, मतलब एक अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमने 80% के आसपास टास्क बिल्कुल कंप्लीट कर रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल यूपी पीसीएस के लिए नहीं, अगर आप एमपी पीसीएस, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या इवन यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रारंभिक यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर लेक्चर कवर करना चाहते हैं, अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो राज्य विशेष की चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें आपको यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का पोर्शन नहीं हुआ है, आशा करते हैं कि थोड़ा लेट लतीफ़ी सही, लेकिन उसको भी कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग फिर से एक नई इनिशिएटिव लाएंगे, लेकिन नया इनिशिएटिव किस तरीके का है उसके लिए आपके सुझाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो भी मित्र इस लेक्चर सीरीज़ को देख रहे होंगे, उनके मन में जो भी परेशानी होंगी, जिस भी टॉपिक उनको टफ लगता होगा या जिस टॉपिक के वीडियोस वो चाहते होंगे कि इस पर वीडियोस बनने चाहिए, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देंगे। आपके कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है। चलिए, काफ़ी अथवा कहवा के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जो काफ़ी की गाथा है, यानी काफ़ी के बारे में जो बातें हैं, वो 1600 ईस्वी में पौराणिक धार्मिक संत बाबा बुदान द्वारा कर्नाटक को बाबा बुदान गिरीज के अपने आश्रम के आंगन में मोचा के 7 बीजों के रोपण से प्रारंभ हुई। मोचा क्या होता है? कभी कॉफ़ी पीने जाएंगे तो एक मिलती है मोचा कॉफ़ी। ठीक है, क्या मिलती है? मोचा कॉफ़ी। ठीक है, तो उसी मोचा के 7 बीज जो है बाबा बुदान ने कर्नाटक में, जो बाबा बुदान गिरीज है, यानी कि वहीं पर इन्होंने उसको रोपित किया था, लगाया था। ठीक है, फिर 18वीं शताब्दी के दौरान कॉफ़ी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई, यानी कि इसका कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट होता है बेचने के लिए। भारत में कॉफ़ी पूर्व और पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणिक में क्षेत्र में छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती है। अब देखिए कहाँ कहाँ उपजाई जा रही है, तो बताया एक मोटी मोटा आपको जानकारी दे रहा है कि पूर्व और पश्चिमी घाट, यानी कि दोनों जो घाट है इंडिया के वहाँ पर, और संवेदनशील पर्यावरणिक क्षेत्र में छायादार पेड़ जो होते हैं उनके नीचे कॉफ़ी होती है, यानी कि धूप उतनी मात्रा में नहीं जरूरी है, छायादार पेड़ के नीचे होती है। ठीक है, यह विश्व के 25 जैव विविधतापूर्ण के क्षेत्रों में से एक है, और जिस क्षेत्र में उपजाई जाती है, अगर बायोडाइवर्सिटी टाइप के क्षेत्र देखेंगे तो 25 जो टॉप वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं उसमें ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्र आते हैं। कॉफ़ी न केवल इस क्षेत्र में अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास के लिए भी अपना योगदान देती है। अब किस तरह से देती है कि भाई वहाँ के लोग जो है कॉफ़ी को उगाते हैं और कॉफ़ी का फिर सेलिंग होता है, तो उनके आर्थिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएँ आती हैं और फिर उससे सामाजिक जीवन भी उनका बदलाव पूर्ण देखा जा सकता है। आगे की बात करें अगर हम लोग, तो उत्पादन किस तरीके से होता है, तो कर्नाटक में, देखिए याद रखिएगा जगह का नाम, क्योंकि लास्ट ईयर ये अभी प्रश्न पूछा था। ठीक है, कि कहाँ पर कॉफ़ी होती है, ऐसा करके एक प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि चिकमंगलूर में कॉफ़ी होती है, कोडागू में होती है और हसन में होती है। तीनों जगह आती कहाँ है? कर्नाटक में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर होती है। फिर केरल में वायनाड में, त्रावणकोर में और नेली पाम्पथीज में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? नेली पाम्पथीज में होती है। तमिलनाडु में देखें तो पुलनेस में होती है, नीलगिरी में, शेवराय हिल्स में और अन्नामलाई में होती है। ठीक है, और गैर परंपरागत क्षेत्रों में अन्य क्षेत्र दिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ हो रही है, तो अगर हम लोग कर्नाटक में देखते हैं तो कोडागू डिस्ट्रिक्ट में हमको दिखता है कि जितनी भी कॉफ़ी कहीं भी हुई है, सबसे मैक्सिमम कॉफ़ी कहाँ हो रही है? 2020-21 के डेटा के अनुसार 1,24,950 मिलियन टन में कॉफ़ी उत्पन्न हो रही है कोडागू में। ठीक है, तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हो रही है चिकमंगलूर में कॉफ़ी हो रही है 75,350 मिलियन टन, और हसन में हो रही है। तो ये 3 चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो गई। और केरल के वायनाड में बहुत ज़्यादा हो रही है 58,980 टन। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पर कितनी प्लांटेशन हो रही है, यानी कि कृषि क्षेत्र कितना है। तो कर्नाटका में 52%, 52.8% जो कृषि क्षेत्र है
वो कॉफ़ी का टोटल कॉफ़ी क्षेत्र में से 52.8% कर्नाटका में होता है। समझ में आ गया। फिर इसका मतलब क्या है कि बंगलुरु के लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते होंगे, ऐसे ही बस एक अनुमान लगा दिया हूँ, ठीक है। फिर केरल में क्या है, 18.5% टोटल एरिया है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं गैर परंपरागत क्षेत्रों में 20%, ठीक है। अब आते हैं, भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कॉफ़ी उगाया गया था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि प्रश्न पूछा गया एक बार यूपीपीसीएस में कि भारत के किस जिले में सबसे पहले कॉफ़ी उगाया गया, ठीक है। तो चिकमंगलूर जिला जो है कर्नाटक का, वहाँ पर सबसे पहले कॉफ़ी उगाई गई। भारत में कॉफ़ी या कहवा की दो प्रमुख किस्में हैं, एक अरेबिका कॉफ़ी और दूसरा है रोबस्टा कॉफ़ी, ठीक है। तो दो किस्में पैदा होती हैं, एक अरेबिका कॉफ़ी और दूसरी रोबस्टा कॉफ़ी। 2020-21 के डेटा के अनुसार कुछ कुल कॉफ़ी उत्पादन का विश्व के 3.28% जो है भारत में उत्पादित हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी जो स्वाद है, भारत में जो है कॉफ़ी का स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग कहाँ पर है, विदेश में, यानी कि यहाँ की कॉफ़ी का एक्सपोर्ट भी उसी अकॉर्डिंग होता है। आगे देखते हैं, कहवा के लिए कितने डिग्री तापमान चाहिए, तो 18 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि ठंडा ठंडा सा टेम्परेचर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उत्तर भारत में कॉफ़ी उग पाएगी, नहीं उग पाएगी। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में अमूमन जो टेम्परेचर होता है, अमूमन, ठीक है, ऑन एन एवरेज वो मान सकते हो 25 डिग्री के आसपास होता है। हमारे वहाँ जब बहुत भयानक जाड़ा पड़ता है, जैसे 20 दिसंबर के बाद और 30 या 20 जनवरी से पहले, ये इस दौरान जो जाड़ा पड़ता है उसमें टेम्परेचर 10 डिग्री ऑलमोस्ट, ठीक है, या बिलो 10 डिग्री के आसपास होता है। नहीं तो हम लोग के वहाँ टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, गर्मी में तो 45 डिग्री पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पर उसी समय में कॉफ़ी हो सकती है जब बहुत ज़्यादा ठंड है, और वो भी 1 महीने का समय है, ठीक है। तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है इस एरिया में। दूसरा, कितनी औसत वर्षा चाहिए, तो 250 सेंटीमीटर की औसत वर्षा चाहिए, मतलब वर्षा भी ठीक ठाक चाहिए। फिर पर्वतीय धरातल और दोमट अथवा लावा निर्मित जो मिट्टी होती है इसके लिए उपयुक्त होती है। लावा निर्मित मिट्टी का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी धरती के भूगर्भ से निकल रहा है ज्वालामुखी उद्गार के बाद, ठीक है, वो लावा वाली मिट्टी जो रिच इन मिनरल्स होती है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना, जो रिच इन मिनरल्स होती है वो जो मिट्टी होती है वो, और उसके साथ साथ जो पर्वतीय धरातल और दोमट मिट्टियां हैं, ये तीनों मिट्टियां कॉफी के लिए उपयुक्त हैं। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो बताने वाली बात ही नहीं है। इसको जो कॉफ़ी का प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है, तो बीजों द्वारा इसका प्रवर्धन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण के अंतर्गत हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा है। अब ये एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस सन में हुई, प्रश्न ये पूछेगा यूपीपीसीएस में। तो 1984 में हुई। किसके अंतर्गत पंजीकरण है, ये सब छोड़ दीजिए, सीधे जान जाइए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम कॉफी अधिनियम 1942 की धारा के द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया गया था। तो कौन सी है, कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा कॉफी बोर्ड का जो गठन किया गया था। अब चलते हैं चाय और रबर दूसरे टॉपिक पर। तो भारत में चाय और रबर कहाँ कहाँ होता है, कब होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। चाय भारत की एक बागानी फसल है, ठीक है। ये दक्षिण चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। तो मूल पौधा कहाँ है, चीन का मूल पौधा है चाय, और चीन में भी यूनान पठार जो है यहाँ का मूल पौधा है, साउथ चाइना का, ठीक है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, यानी कि ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है, इसलिए आप देखते हो कि साउथ इंडिया में चाय ज़्यादा पाई जाती है। चाय के पौधों के लिए 30 डिग्री के आसपास का तापमान जो है आवश्यकता होती है, और 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा। ढलान युक्त जो पहाड़ी आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि जब भी चाय का पौधा लगेगा ढलानों पर लगता है, ठीक है। आप देखते होंगे कि चाय के बागान जो भी देखोगे तो काफ़ी नीचे जाकर के इस तरह के पहाड़ी के ढलानों पर ही लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बारिश तो चाहिए लेकिन पानी जड़ में रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक स्थिति होती है। तो ये पॉइंट जो मैंने अभी बोला है याद रखिएगा कि उसको बारिश तो चाहिए ठीक ठाक, लेकिन पानी जड़ों में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चाय की दो प्रमुख किस्में होती हैं, एक होता है बोहिया या चीनी किस्म, ये दूसरा होता है असामिया या असम की किस्म, ठीक है। तो यहाँ पर दो किस्मों के बारे में बात कर रहा है। चाय अधिनियम 1953 के अनुसार
उसके अनुच्छेद 4 के प्रावधान के अनुसार टी बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई थी। तो टी बोर्ड की स्थापना भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। टी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल मूर्ख दिवस 1954 को, ठीक है। यह बोर्ड वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन में काम करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है। 2020-21 में असम में कुछ 626.23 जो है मीट्रिक किलोग्राम्स चाय उत्पादन हुआ था। उसके बाद क्या है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में आपको चाय बागान देखने को मिल जाएंगे। कभी अगर आप सिलीगुड़ी के आसपास या उसके आगे दार्जिलिंग गए होंगे तो वहाँ पर भी आपको चाय बागान देखने को मिलेगा। अब देखिए चाय के पौधे कितने बड़े होते हैं। तो चाय के जो पौधे होते हैं वो अमूमन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं अगर आप किसी पार्क में जाते हो तो वहाँ पर एक कटिंग वाले जो पौधे लगे रहते हैं, जो शो पीस पूरे पार्क को ऐसा कहिए कि जो पार्क में पाथ होता है ना, जैसे घूमने का चलने का जो पाथ होता है, उसके किनारे जो शो पीस प्लांट्स लगे होते हैं छोटे छोटे, चाय के पौधे ठीक उसी तरह के होते हैं। पत्तियाँ कड़ी होती हैं, कुछ श्रब्स जैसे होते हैं, झाड़ियों की तरह से नीचे उनका पत्तियाँ होती हैं और लगभग उसी तरह से होते हैं। जैसे किसी भी पार्क के अंदर मान लीजिए कोई रास्ता है, रास्ते के किनारे आप देखते हो कि विशेष प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं जिसको एक बराबर काट के रखा जाता है, ठीक है। चाय के पौधे एग्जैक्टली सेम होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और कि चाय की पत्ती अगर तोड़ोगे तो पत्ती में कोई भी गंध नहीं होती है। ओरिजिनल चाय अगर आप पियोगे तो वो टेस्टलेस होती है, उसमें चीनी नहीं मिलाई जाती है, ठीक है। बाकी जो हम लोग पीते हैं वो क्या होता है ये पैक करने वाले जानते होंगे, ठीक है। शायद मुरझाई हुई पत्तियां होती हैं जिन्हें हम लोग अतिरिक्त चीनी मिला करके पीते हैं। हम लोग कुल मिला करके ठीक चाय नहीं पीते, ठीक है। चाय का तरीका ये है कि उसमें चीनी बाद में मिलाई जाए और दूध भी बाद में मिलाया जाए, चाय को अलग पकाया जाए। कभी भी किसी इंग्लिश मूवीज़ में अगर आपने देखा होगा और वो लोग अगर चाय पीते होंगे तो उनका टी पॉट अलग होता है, यानी कि चाय गर्म करने वाली केतली अलग होती है, दूध की केतली अलग होती है और चीनी अलग से पड़ती है, ठीक है। ये सही तरीका है, लेकिन हम लोग समय बचाने के लिए तीनों चीज़ें एक साथ उबालते हैं जिससे हमें हानिकारक रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है जो डेटा मैं करेक्ट करके पढ़ाऊंगा, इसलिए इन चीज़ों को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये जान जाइए कि चाय कहाँ कहाँ होती है। तो चीन में होती है, भारत में होती है, कीनिया में होती है, श्रीलंका में होती है, वियतनाम में होती है, ठीक है। आइए, अगर 2020 का डेटा देखा जाए टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी, तो विश्व में शीर्ष निर्यातक कि कौन कितना चाय बेच रहा है, उसमें केन्या सबसे ज़्यादा चाय बेचती है, फिर चीन एक्सपोर्ट करती है, फिर श्रीलंका करती है और चौथे नंबर पर भारत एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। अब आता है रबर, ठीक है। रबर कहाँ पाया जाता है, तो रबर आपके केरला के साइड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विदेश में अगर आप देखोगे तो आपके थाईलैंड में भी रबर पाया जाता है, आपके चाइना में, मतलब थोड़ा ऐसे स्थानों पर रबर देखे जाते हैं। इसके लिए गर्म और नम जलवायु चाहिए, मतलब क्लाइमेटिक थोड़ा सा वेट होना चाहिए, नम होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और गर्म होना चाहिए। इसके लिए 25 से 28 डिग्री का मासिक औसत तापमान चाहिए और 300 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, यानी कि बारिश क्या है, बारिश अधिक चाहिए, बारिश अधिक चाहिए और टेम्परेचर कुछ 28 डिग्री के आसपास में चाहिए। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल है। 2012-13 का अगर डेटा देखा जाए तो टोटल जो है रबर का उत्पादन देश के 87.56% उत्पादित किया जाता है केरल के द्वारा। केरल रबर का राष्ट्रीय हिस्सा घट करके थोड़ा कम रह गया था। कौन कौन से जिले हैं जहां पर होता है, तो एर्नाकुलम में होता है, कोट्टायम में होता है, कोझिकोड में होता है और कोल्लम, ये प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। तो नाम याद रखिएगा, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम, यहाँ पर रबर सबसे ज़्यादा होता है। वैसे आपसे स्टेट वाइज ही क्वेश्चन पूछता है कि रबर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में उत्पादित होता है, तो डायरेक्ट आंसर होता है उसका केरला, ठीक है। अब फाओ के अनुसार अगर देखा जाए तो 2020 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। इसको मैं फिर से करेक्ट करूंगा, अगर आप करेक्ट कर सकते हो तो अभी कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर कर देना कि अभी जो करंट डेटा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डेट देख लेना, जो भी चीज़ देखना उसमें देख लेना कि क्या 2024 का डेटा है या नहीं है, ठीक है। तो जो भी करंट डेटा होगा उस हिसाब से विश्व का चौथा बड़ा स्थान भारत को दिया जा रहा है। और विश्व में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मैंने बताया थाईलैंड में होता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि रबर के पौधे आपने अपने साइड में भी देखे होंगे, ठीक है। फिर जो जनरली बच्चों के लिए रबर आता है, जो पेंसिल का इरेजर आता है, वो सिंथेटिक रबर होता है, नेचुरल रबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर आता है अन्य बागवानी फसलों में देखते हैं,
तो प्लांटेशन क्रॉप बोला जाता है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ताड़ हो गया, कोकोआ और काजू को रखा जाता है। ये सारी की सारी बागान अथवा बागवानी फसल है जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत रखी जाती हैं। अगर आप इनको सबको ध्यान से देखो, जैसे नारियल के पेड़ को देखो, ताड़ के पेड़ को देखो, सुपारी के पेड़ को देखो, तो ये सिमिलर दिखाई देते हैं। अगर सुपारी का पेड़ आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा नारियल से मिलता जुलता या ताड़ के पौधे से मिलता जुलता वो पेड़ है, ठीक है। तो एक ग्रुप के ये पेड़ है। फिर कोकोआ और काजू आता है। कोकोआ क्या चीज़ है? तो कोकोआ वो चीज़ है जिससे आपका चॉकलेट बनता है, ठीक है। वो जो मूल पदार्थ है उसका नाम है कोकोआ, ठीक है, जो कि घाना में होता है और आइवरी कोस्ट, ठीक है ना, या कोस्टा डी आइवरी जो भी है, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि अब वहाँ पर भी प्लांट्स कट जाने थे, जो कोकोआ का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर वाणिज्य मंत्रालय की बात की जाए तो इसके अंतर्गत बागान फसलों में चाय, कॉफ़ी, रबर को रखा जाता है। तो दोनों चीज़ का अंतर समझ में है कि बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय की बात की जाए तो नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ और काजू रखा जाता है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चाय, कॉफ़ी और रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय और रबर बागान अथवा बागानी फसलें कहलाते हैं। तो आज के बाद अगर ऐसे चीज़ें दी हुई हैं और किसी मंत्रालय का नाम नहीं लिखा है, सामान्यतः पूछा है कि निम्न में से कौन सी बागानी फसलें हैं, तो याद कर लो कि नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सब के सब बागानी फसलें कहलाती हैं। भारत में सबसे अधिक तंबाकू कहाँ उत्पादित होता है? तो गुजरात में होता है, ठीक है। अब आंकड़े इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और अग्रगण्य राज्यों में कौन कौन आता है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तंबाकू की कृषि करने वाले राज्यों में देखा जाए तो गुजरात सबसे ज़्यादा क्षेत्र में करता है, फिर आंध्र प्रदेश करता है, फिर कर्नाटक और फिर उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। फिर आता है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020 का जो डेटा था उसमें नारियल उत्पादन की बात कर रहा है। तो शीर्ष 3 उत्पादकों में पहला आता है केरल, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा कर्नाटक। हालांकि ये सारा डेटा मैं इम्प्रूव कराऊंगा एग्जामिनेशन होने से पहले, ठीक है। लेकिन अभी जो डेटा दिया हुआ है वो बस आप लोग हूबहू जैसी चीज़ें दी हुई हैं उसी ईयर के साथ याद कर लो। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री के एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है कि करेंटली कौन सा स्टेट मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन मेंस के एग्जाम में जो आपको डेटा याद है, सपोज करो कि 2020-21 का डेटा आपको याद है, ठीक है, तो आप बिना हिचके वो डेटा कोट कर सकते हो ईयर के साथ। समझ में आ रहा है? ठीक है। बस उसमें ये लिख सकते हो सुझाव में कि उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहिए, आगे चीज़ें और इन्हांस करनी चाहिए, अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए कि इसका प्रोडक्शन और बढ़ पाए, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है इस प्रकार केरल ही बना हुआ है। फाओ ने कहा था कि कौन कौन सी कंट्री उत्पादित करती है, तो इंडोनेशिया हो गई, भारत और फिलीपींस जो है नारियल उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा या अग्रगण्य देश होते हैं ये लोग। मसाला कहाँ पैदा होता है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मसाला कह सकते हो केरला में भारत के अंदर पैदा होता है। तो इसको मसाले का बागान भी कहा जाता है इसीलिए, ठीक है। किसको कहा जाता है? तो केरला को कहा जाता है। तो केरल की बात याद रखिए, केरल में मसाले सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऐसे ग्लांस में अगर देखा जाए तो 2019-20 का जो डेटा है उसमें मसालों का अग्रगण्य राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। लेकिन केरल जो है प्राचीन काल से ही विश्व में गर्म मसालों के लिए फेमस है। आपको पता है कि उस समय वास्को डिगामा जो आए पहली बार कहने के लिए भारत के दक्षिणी तट पर आए, ठीक है, काली कट पर पहुंचते हैं और जमोरिन द्वारा जो उनका स्वागत किया जाता है तो सबसे पहले क्या लेकर के जाते हैं? काली मिर्च और कुछ मसाले। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो मांस था जाड़े के दिनों में, वहाँ पर जब शीतलहर पड़ती है तो फ्रोजन मांस जब वो लोग खाते थे, या तो फ्रोजन खाते थे या तो फ्रोज हो जाता था, उस पर काली मिर्च और नमक छिड़क के ही वो लोग खाते थे, ठीक है। तो उससे उसका टेस्ट उन लोग को लगता था कि बढ़ गया है, तो इसीलिए जाड़े के दिनों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो शुरुआत ही ऐसे हुई थी अंग्रेज़ों के आने की, क्योंकि वो मसालों का ही व्यापार करते थे। कुछ हमारे वहाँ के मसालों का व्यापार करते थे और फ्रांसीसी और जो बाकी थे वो आपके मलय प्रायद्वीप में बगल में इंडोनेशिया साइड में जाते थे, वहाँ से मसालों का व्यापार करते थे। तो कुल मिलाकर के मसाला कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल रहा है। लौंग क्या होता है? आपको पता है कि फ्लावरिंग बड होती है, ठीक है ना, कलिका होती है, ठीक, कली होती है एक तरह से। इसमें यूजीनिया कैरिया फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है, ठीक। अच्छा, तो इसका नाम भी दिया हुआ है। एक चीज़ और रखना है कि इसमें जो तेल पाया जाता है उसको यूजेनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो पुष्प कलिका है जिसको बोलते हैं फ्लावरिंग बड। तो ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है कि
लॉन्ग क्या है, ठीक है ना। तो फ्लावरिंग बड है, बड मतलब कलिका, फ्लावरिंग मतलब पुष्प, ठीक है, सूखी हुई। एक प्रकार का मसाला है, औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्रमशः होता है। अगर वैश्विक रूप में देखा जाएगा तो जंजीबार और पेम्बा, जंजीबार और पेम्बा दो द्वीप है मेडागास्कर के पास, ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर 2022 21-22 का डेटा देखा जाए तो भी उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है। तो आप याद कर सकते हो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जो है, के ए से कर्नाटक है और के आर से केरल, ठीक है। तो ये जो है 3 कंट्रीज़ हैं, TKK या आप याद कर सकते हो TKK, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। फिर आता है सुपारी। तो सुपारी में अग्रगणी राज्य है कर्नाटक, ठीक है। काली मिर्च को काला सोना कहते हैं। अब ज़्यादा डेटा नहीं पढ़ना है। क्या चाहिए काली मिर्च के लिए? तो ऊंचाई चाहिए इसको 1000 मीटर से ऊपर, वार्षिक वर्षा चाहिए अधिक 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री तक मैक्सिमम वार्षिक रूप से हो सकता है, कि 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में वेरिएबल एक होना चाहिए, ठीक है। काली मिर्च भी औषधि की तरह से और मसालों की तरह से हमारे घर में प्रयोग की जाती है। चाय वाय में आप लोग पीते होंगे, ठीक है। जब भी खराश हो, जैसे कहीं अगर रामायण का पाठ हो रहा है, रामचरितमानस का सॉरी बेसिकली, या सुंदरकांड हो रहा है, कोई बड़ा पाठ चल रहा है या भागवत चल रहा है, जागरण चल रहा है, तो रात में लोग काली मिर्च खाने के लिए सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गले की जो मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा राहत प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जो है क्रमशः मसाला उत्पादक राज्यों में शामिल किया गया है, ठीक है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रोनॉट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट के अनुसार कहा जा रहा है कि 2019 के डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा वियतनाम, और वियतनाम के बाद दूसरे नंबर पर भारत का काली मिर्च के क्षेत्र में उत्पादन है, और तीसरे नंबर पर जो है उत्पादक देश जो है वो है आपका ब्राज़ील, ठीक है। इसका डेटा भी मैं इंप्रूव कराऊंगा, लेकिन अभी जो डेटा है उसके अनुसार वियतनाम है, भारत है और यहाँ पर ब्राज़ील है। ओके, चलिए आता है झूमिंग कृषि या झूम फार्मिंग। अच्छा, झूम फार्मिंग क्या होता है? ये झूम बराबर झूम टाइप का नहीं होता दोस्तों। होता क्या है कि एक जगह कहीं पर खेती की, उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं झूम कृषि। देख लेते हैं। झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि है, यानी कि शिफ्टिंग फार्मिंग है, कल्टीवेशन है, कि कहीं पर बहुत बड़ा जंगल है, जंगल को साफ किया, जंगल को मतलब पेड़ काटे, उनको साफ किया, उनकी जड़ों को निकाला, उसको हल से जोता, मिट्टी को ढीला किया, ढीला करने के बाद अगर कोई किसी प्रकार का उर्वरक डालना है तो डाला, पौधों का रोपण किया, रोपण करने के बाद वहाँ पर फसलें आई, सिंचाई किया, फसलें आई, फसलों को काटा, उनके परिपक्व होने के बाद उनको काट लिया, और काटने के बाद भूमि को क्या फिर से उपयोग किया? नहीं किया, भूमि को छोड़ दिया, ठीक है। फिर दूसरी जगह पर गए, जंगल साफ किया, जंगल साफ करने के बाद सेम प्रोसेस पूरा रिवाइज कर दिया। कुछ वर्ष बाद, मान लीजिए कि 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, जब वो वापस आते हैं तो जहाँ पर पहली बार कृषि की थी वहाँ पर एक ठीक ठाक हाइट के पौधे हो चुके हैं, फिर से उनको काटेंगे, फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। होता क्या है इससे? पौधों को मतलब वो जो ज़मीन है जहाँ पर 1-2 बार कृषि करने के बाद उसको छोड़ा जा रहा है, उनको प्रॉपर टाइम मिलता है, जिससे कि जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स है, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, वो फिर से वहाँ पर पहुँचते हैं और अटेन करते हैं उस पोषक तत्व को। मिट्टी फिर से पोषक पदार्थों के साथ काफ़ी प्रचुर मात्रा में उर्वरक हो जाती है, और पुनः वहाँ पर 2-3 साल के बाद खेती बहुत अच्छी होती है। कहाँ कहाँ पर फेमस है? तो असम में झूमिंग कल्टीवेशन काफ़ी फेमस है। उसके अलावा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप देख रहे हो तो ये सारे कौन से एरिया हैं? नॉर्थ ईस्ट के हिली एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर झूमिंग कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके अलावा जब आप आओगे तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा जो है इसको अपनाया जाता है। तो चूंकि जनजातियों द्वारा इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि उनका जो कल्चर रहा है वही वो कल्चर आज भी फॉलो करते हैं। तो काफ़ी पहले से ये प्रथा चलती आ रही है झूमिंग कृषि की। समझ लीजिए कि एट द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब सिविलाइजेशन या सभ्यता शुरुआत हुई थी, तो इसी तरह से कृषि की जाती थी कि भाई कहीं पर पेड़ पौधे हैं तो उनको काटो, वहाँ पर खेती करो, और खेती करने के बाद अन्न खाओ, और फिर उस अन्न खाने के बाद फिर उसको जोतने वोतने का कोई चक्कर नहीं पालते थे। इतनी ज़मीन थी आसपास में कि फिर से पेड़ काटते थे मेहनत करके, और फिर से सारी चीज़ें प्रोसेस में ला देते थे, ठीक है। 3-4 साल तक अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने विसिनिटी में इस तरह का काम करते रहते थे, और फिर जो सबसे पहली वाली खेती किए हुए थे वहाँ पर पौधे के आ जाने से फिर से उनके लिए एक नई ज़मीन मिल जाती थी, ठीक है।
तो काफ़ी प्राचीन पद्धति है। झूम कृषि को असम में झूम कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में बेवार, पेंडा और मशान नाम से जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश का पोडू, इस पर प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए ये याद रखिएगा कि किस स्टेट में पोडू कहा जाता है। तो पोडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, समझे। चलिए, झूम कृषि के अंतर्गत सेम चीज है कि वनों जंगलों को काटकर जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करते थे। उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ अधिक प्रचलित आपको दिखाई देगी। अब आता है कृषि वाले सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में विविध के बारे में देख लेते हैं। जितना डेटा देने लायक होगा वही मैं देखूंगा और उसके अलावा कोई भी डेटा आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 की डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि कुल खाद्यान्न जो देश में उत्पादित होता है वो 308.6 मिलियन टन उत्पादित होता है। अब ये डेटा और बढ़ गया होगा, ठीक है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन में क्या क्या है, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होने में है, ठीक है। उसके अलावा चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित होने में, और फिर आता है मोटा अनाज। ये सारी चीज़ें हम लोग के वहाँ ज़्यादा उत्पादित होती हैं। फिर यहाँ पर कुछ डेटा और दिया हुआ है खाद्यान्न उत्पादन को लेकर के कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में से 19% के आसपास की हिस्सेदारी जो है उत्तर प्रदेश की आती है। तो 19% के आसपास मुख्य खाद्यान्न जो है वो उत्तर प्रदेश में उत्पादित होते हैं। उसके अलावा आपका आता है मध्य प्रदेश लगभग 10.5% के आसपास, ठीक है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो त्रिची में स्थित है। और 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लेंगे या इसको लिख लेंगे, क्योंकि जितने भी ऐसे केंद्र होते हैं ना रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट, उनके नाम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आप दे रहे हो तो उस चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कन्फ्यूज़न होता है। ये केवल आपके साथ नहीं है, हर एक व्यक्ति के साथ कन्फ्यूज़न होता है, और वो होता ही होता है, ठीक है। कोशिश करना है कि अलग अलग नाम एक एक दिन करके याद करना है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी याद करनी है। जैसे राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिची में स्थित है। त्रिची में केला बहुत होता है, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना है। केले की वृद्धि के लिए ये जो सारा मिशन मोड में चीज़ें आई थी, और फसल संरक्षण पर ये संस्था जो है काम करती है। अगर बात किया जाए 2017-18 का डेटा इसमें दिया हुआ है पुराना, उसके अनुसार से केला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में, गुजरात और महाराष्ट्र में क्रमशः केला सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर होता है। आंध्र प्रदेश मैक्सिमम, उसके बाद गुजरात और फिर महाराष्ट्र। फिर आता है मक्के की बात। मक्का यानी कि मेज, इसका वानस्पतिक नाम है जिया मेज। क्या नाम है, जिया मेज। यह एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसकी विविधता कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर इसको बोया जा सकता है, और इसको अनाजों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि अनाजों की रानी क्या है, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, तो आपको लगाना है मक्का। गेहूं या चावल में से अनाजों की रानी नहीं लगाना है, क्योंकि हम उत्तर भारतीय हैं, गेहूं चावल ज़्यादा खाते हैं, बेसिकली चावल कह लो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। ज़्यादा खाने का मतलब कि ठीक है, मॉर्निंग में एक टाइम चाहिए सबको, या रात में, जैसा भी होता है। तो कोई और चीज़ पर टिक मत लगाना, ये याद रखना कि क्वीन ऑफ सीरियल्स किसको कहा जाता है, तो वो मक्का को कहा जाता है। मक्का एक C4 पौधा है। मक्के का प्रयोग मंड यानी कि स्टार्च पाउडर, डेक्सट्रिन, सायाटेक्स जैसे मंड उत्पादों के लिए भी उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल यानी कि बायोडीजल के लिए होता है, ठीक है। अब इसके बारे में एक बार बात और बताता हूँ कि जैसे जो USA कंट्री है या ऐसी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर मक्के का जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली बायोडीजल के लिए ही होता है, उससे एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो शेष चीज़ें बचती हैं उनको पशुओं को खिलाया जाता है। तो व्यक्ति कम खा रहा है मक्का, बायोडीजल और पशुओं को खिलाने के लिए मक्के का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। फिर मक्के से ही आपका बनता है जो कॉर्न फ्लोर जैसी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो जो कॉर्न फ्लोर होता है ना, वो किसी भी चीज़ में थिकनर का काम करता है। मतलब अगर सूप बना रहे हो, कॉर्न फ्लोर डालोगे तो गाढ़ा हो जाएगा। तो एज ए स्टार्च भी यूज़ करते हैं, एथेनॉल की तरह भी यूज़ करते हैं। मक्के का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अल्कोहली पेय बनाने के लिए भी क्या आता है, कॉर्न विस्की भी। अमेरिका में मदिरा बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा काउइम जो कि एक ब्राज़ील की बियर है, उसको बनाने में भी मक्के का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मक्के को फर्मेंट करा करके उसके रस को बियर भी बनाई जाती है। मैंने बताया एथेनॉल बनता है, तो एथेनॉल मतलब हो गया पीने योग्य आइटम, ठीक है। मक्का भारत में चावल एवं गेहूं के बाद उत्पादित एवं उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। अब डिफरेंट मौसम को लेकर के ये देखते हैं कि मक्का जो है कितने दिनों में तैयार होता है। वैसे तो 3 महीने में भी यानी कि 90 दिन में भी तैयार होता है, लेकिन कभी कभी
आपका 6 महीने से ज़्यादा का समय लेने लगता है, ठीक है, या 5 महीने तक का समय लेता है, ठीक। कहाँ कहाँ होता है या कितने दिनों में? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ पर ठीक ठाक गर्मियाँ पड़ती है, वहाँ पर 80 से 105 दिन में लगभग मक्का, यानी कि लगभग चौथे महीने मक्का तैयार हो जाता है। आर्थिक समीक्षा की बात करें 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत में मक्का उत्पादन में 3 राज्य थे। पहला कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। ये 3 राज्य जो है 2021-22 के डेटा के अनुसार 2019-20 में थे ऐसा, ठीक है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का की अनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं, ठीक है। अनुवांशिक यानी कि जेनेटिकली परिवर्तित यानी कि मॉडिफाइड, क्या क्या नाम है? शक्तिमान, ऐसे याद करो ना, शक्तिमान मक्का, आप भी खाइए छोटी छोटी और मोटे मक्के, मतलब बस बताने के लिए, ठीक है। तो शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 ये मक्के की प्रजातियां हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड उच्च किस्में हैं इसकी, ठीक है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली पूछा होगा कि भागीरथी घाटी में जो ये 2 चीज़ें हैं यानी कि राजमा और आलू, इसको उत्पादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वो प्रथम गोरे व्यक्ति माने जाते हैं। उन्हें पहाड़ी और राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम दिए गए। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है फ्रेडरिक विल्सन को लेकर के, इस तरह के प्रश्न जरूर तैयार करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में 3 फैक्ट आपको मिला। पहला ये कि भागीरथी घाटी में उन्होंने राजमा और आलू की किस्में तैयार की या खेती प्रारंभ की। फिर भागीरथी घाटी में जाकर के स्थायी रूप से पहले गोरे व्यक्ति थे ये, जो कि यहाँ पर बसे, और इनको 2 उपनाम, पहाड़ी और राजा ऑफ हर्सिल के उपनाम दिए गए, ठीक है। अब ये फैक्ट कभी भी रिपीट करेगा तो एज इट इज़ ही रिपीट करेगा, मतलब एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रिपीट कर दो। इसमें मास्टर अपना कोई दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है। पेपर सेटर डायरेक्टली उठाएगा, डायरेक्टली रख देगा। इसको आप हार्ड या टफ की कैटेगरी में डाल सकते हो कि ये कहीं से एक प्रश्न निकला और वो प्रश्न अब चलता जा रहा है तो उसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। ऐसे किसी भी प्रश्न को एक शॉर्ट नोट बना करके अपने रूम में या अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं नोट करके रखे रहिए कि ये इस टाइप के प्रश्न है कि जो कि आपके मार्क्स बढ़ा देंगे, और इनको जरूर करके जाइए एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब किस देश में कहाँ पर क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, बस ये जानना है कि प्रसंस्करण के लिए यानी कि प्रोसेसिंग के लिए आलू की सबसे अच्छी किस्म क्या होती है? कुफरी चिप्सोना 2, चिप्सोना 3 मैदानी क्षेत्रों में, कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्में हैं। आलू में कौन कौन से रोग होते हैं? तो होता है पछेता झुलसा, जिसको बोलते हैं लेट ब्लाइट। इंग्लिश में ही लिख के कभी कोई पूछता है कि आलू में कौन सा रोग एक फेमस है, नाम है लेट ब्लाइट। कौन कौन सी किस्में हैं? फिर से सुन लीजिए, सबसे अच्छी किस्म में आती है कुफरी चिप्सोना। कुफरी क्या है? कुफरी एक स्थान है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो उसी के नाम पर कुफरी चिप्सोना 2, ठीक। फिर चिप्सोना 3 मैदानी क्षेत्रों में, और कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण के लिए, जो भी प्रोसेसिंग फूड आते हैं, आलू के जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे आलू के बनी बनाई टिक्की आ रही है, आलू के पापड़ आ रहे हैं, ठीक है, आलू के चिप्स आ रहे हैं, आलू की अन्य चीज़ें जो कि आ रही है, जैसे जो आपकी लेज वेज में आलू यूज़ होते हैं, वो एक डिफरेंट आलू होता है। प्रसंस्करण के लिए इसी टाइप के आलू यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कौन सा रोग होता है? तो पछेता झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट रोग होता है। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। अच्छा, आलू कब बोया जाता है? तो यही मौसम आ रहा है अब नवंबर के आसपास में, अभी नवंबर के आसपास में लोग आलू बोना स्टार्ट करेंगे और लगभग 1.5 महीने में उसकी फसल जो है बढ़िया तैयार हो जाती है, तो आलू को ले लिया जाता है उखाड़ के। चलिए, जूट क्या होता है? जूट रस्सी वस्सी बोरा बनाते हैं इससे। कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल साइड में सबसे ज़्यादा जूट होता है। खरीफ की फसल है, ये चीज़ याद कर लिए, जूट किसकी फसल है? खरीफ की। इस सबके लिए शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट्स आ जाएंगे एग्जामिनेशन से पहले, वादा कर रहा हूँ, तो वो चीज़ पूरी भी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे ओर से जो भी वादे होते हैं उसको निश्चिंत रहा करिए। अच्छा, अगर मैं कोई चीज़ भूल गया, सपोज करो अभी मैंने आपसे कहा कि शॉर्ट्स आ जाएगा, लेकिन सपोज करो मैं भूल गया, तो ये आपका काम है कि आप एक बार मुझे कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियो पे, मेरे किसी भी वीडियो पे आप जा करके नीचे एक पिंग कर दो या मैसेज कर दो कि सर आपने कहा था शॉर्ट्स आ जाएगा जायद खरीफ और रबी की फसल को लेकर के शॉर्ट ट्रिक के रूप में, सर आया नहीं। मैं वहाँ पर आपको आप रिकॉल करा दोगे और मैं वो चीज़ ला दूंगा, ठीक है। कब जूट बोया जाता है? तो मार्च से मई के महीने में बोया जाता है। इसकी खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु चाहिए। कच्चा जूट, जिसको जूट एवं मुस्ता वर्षाधीन स्थितियों यानी कि रेनफेड कंडीशंस में उपजाया जाता है।
21% जूट सिंचित क्षेत्रों में उपजाए जाते हैं। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 9 राज्यों, पश्चिम बंगाल जैसा कि मैंने बताया था, उसके अलावा बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। तो ऐसे समझ लो वेस्ट बंगाल हो गया, उसके अलावा थोड़ा सा पोर्शन आपके उत्तर प्रदेश और झारखंड को ले लो, बस ये 2 पोर्शन। उसके अलावा पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया और पूरा ईस्ट का एरिया जो है वो जूट होता है वहाँ पर, ठीक है। मेस्ता क्या होता है? ये 13 राज्यों में होता है, यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। जूट के लिए काप एवं दोमट मिट्टी चाहिए, तो जूट के लिए कौन सी मिट्टी योग्य होती है? तो कॉप एवं दोमट मिट्टी योग्य होती है। पश्चिम बंगाल भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक राज्य है, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जूट उत्पादक अन्य राज्यों में बिहार, असम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश भी आते हैं। जूट को स्वर्णिम तंतु कहते हैं, प्रश्न इस पर भी पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं या स्वर्णिम तंतु किसको कहते हैं? तो जूट को कहते हैं। मेस्ता जूट की एक किस्म है जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? तो 0.53 मिलियन हेक्टेयर है। इसके बाद क्रमशः बिहार, असम, आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। फिर आती है बात केसर की। केसर क्या होता है? केसर जो है वो आपका कह सकते हो कि एंथर है, ठीक है। आपने सुना होगा पुंग केसर, स्त्री केसर, ठीक है, तो उसके लास्ट में देखिए केसर आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के पुष्प के ऐसे जननांग जो होते हैं वही पार्ट है केसर का, ठीक है। तो वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में केसर सैफ्रॉन खेती की जाती है। उसके लिए एक स्पेशल टाइप की मिट्टी भी है, अगर आपको मालूम है अभी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, ठीक है। इसे जाफरान कहते हैं। क्या कहते हैं? जाफरान। केसर या जाफरान कहते हैं। केसर के अन्य उत्पादक देश में स्पेन, ईरान, ग्रीस और इटली आता है। स्पेन, ईरान, ग्रीस और इटली आता है। फिर आता है बाजरा। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, ठीक है। बाजरा मैंने बताया था कि मक्के के टाइप की ही नस्ल होती है, बस मक्के की फलियां थोड़ी चौड़ी और बड़ी होती हैं। रुकिए, जैसे मान लो मक्के की फलियां कुछ ऐसे रहेंगी, ठीक है। बाजरा की फलियां कुछ ऐसे पतली रहती हैं। मक्के के दाने कुछ ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, बाजरा के दाने कुछ ऐसे गोल गोल से लगे रहते हैं, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। पेड़ देखने में एक बार में समझ नहीं पाओगे, थोड़ा इसका मोटा पेड़ होता है, इसका थोड़ा सा पतला पेड़ होता है, ठीक है। सिंपल एक ही जैसा है। तो बाजरा कहाँ होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होता है। हरित बाल रोग किस में पाया जाता है? हरित बाल रोग ये बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों में टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां बन जाती हैं, जिससे बाली झाड़ू के समान दिखाई देने लगती है और पौधे बौने रह जाते हैं। प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखा होगा कि पहले छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। गुलदस्ते के टाइप के पौधे होते हैं, जैसे प्याज का पौधा ऐसे गुलदस्ता सा व्हाइट कलर का खूबसूरत सा होता है, लाइट ग्रीन गुलदस्ता जैसा, ठीक है। इन पौधे का प्रत्यारोपण किया जाता है। प्याज उत्पादन में 3 राष्ट्र कौन से हैं? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो याद रखिएगा प्याज मैक्सिमम कहाँ से आता है? तो महाराष्ट्र की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वहाँ की जलवायु ऐसी है कि वहाँ से प्याज सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसीलिए अगर महाराष्ट्र में कोई ऐसी स्कार्सिटी आती है प्याज के स्टोरेशन में, उसको रिस्टोर करने में या उसको रखने में यहाँ के कोल्ड स्टोरेज में, तो प्याज के दाम बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि प्याज अब महाराष्ट्र से फिर से मंगाया जा रहा है, ठीक है। आंकड़ों को अगर देखें तो फल उत्पादन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। आंकड़ा पुराना है, इसको सबको मैं अपडेट कर दूंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। फिर आम का उत्पादन करने वालों में प्रमुख राज्य है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु का स्थान आता है। बीज रहित प्रजाति का नाम क्या है? आम में बीज ही नहीं होगा, उसका नाम है सिंधु, ठीक है। ये विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है, लेकिन मुझे लगता है कि अब चाइना पीछे नहीं होगा तो ये एकमात्र प्रजाति नहीं बची होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंधु जो है वो बीज रहित प्रजाति है, ठीक है। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा 1971 में बनाई गई थी। तो आम्रपाली आम जो लगता है, ठीक है, जो मेरी माता जी पहले मांगती रहती थी कि आम्रपाली का पेड़ लाइए, तो आम्रपाली आम जो है 1971 में पूसा के द्वारा विकसित किया गया था। और उसमें जो है इसको जो है दशहरी और नीलम 2 आम होता है, उसके क्रॉस ब्रीड से तैयार किया गया था। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं बंगालोरा, जिसको तोतापरी बोलते हैं, नीलम, आम्रपाली और दशहरी 51, ये जो है नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं, ठीक। तोतापरी पता है कौन सा आम होता है दोस्तों? तोतापरी वो आम होता है जब आप आम बिकना शुरू होगा और आप किसी आम की शॉप पर जाओगे, तो आम की शॉप पर नहीं, किसी जूस की शॉप पर जाओगे तो एक ऐसा आम वो सब रखे रहते हैं। अरे ये क्या बन गया यार, ये आम तो त्रिभुज में बन गया।
ठीक है। एक ऐसा विशेष आम रखे रहते हैं जो थोड़ा सा ऐसे पीला पीला सा रहेगा, लेकिन इधर जो है रेडिश रेडिश भी रहेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। ये 4-6 आम दिखाने के लिए रखे रहते हैं, और एक गंदा सा जूस निकालते हैं, मतलब गंदा नहीं, वो पीते भी थे पहले, अब नहीं पीता हूँ। तो वो गंदा सा जूस, जब से मुझे शक हो गया कि पता नहीं वो आम है या कद्दू पीस के रखा है, ठीक है, क्योंकि मीठा और ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है तो आइडिया नहीं लगता है। तो वो आम जो निकालते हैं वो तोतापरी वाला आम रहता है। ठीक है, आम मत समझा रहा हूँ कि कौन सा है। बाकी आपने आम्रपाली, दशहरी, ये सब देखा होगा। दशहरी, चौसा, लंगड़ा आम को नियमित फसल वाली प्रजातियां नहीं है। तो नियमित फसल वाली कौन नहीं है? दशहरी सामान्यतः जो होता है वो नहीं है, चौसा नहीं है, लंगड़ा नियमित फसल नहीं है। ललित एवं बनारसी अमरूद की उन्नत किस्म है। तो ललित और बनारसी किसकी किस्म है? अमरूद की किस्म है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेन्स कहाँ पर है? लखनऊ में। अमरूद की इस किस्म को विकसित किया गया था, तो स्थित कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेन्स, ये लखनऊ में है, और अमरूद की किस्म को यहीं विकसित किया गया था। ललित और बनारसी यहीं बनी थी। ठीक है। आंवला, जिसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं, इस समय काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, जरूर खाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अमृत फल कह सकते हो इसको। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी इसकी उन्नत किस्म है। तो कंचन, कृष्णा, बनारसी तीनों जो है, बनारसी पान में क्या खा रहे हैं? आंवला खा रहे हैं। कंचन, कृष्णा और बनारसी। ठीक है, कंचन, कृष्णा और बनारसी क्या खा रहे हैं? आंवला खा रहे हैं। ऐसे याद कर लीजिए। आंवला में, सॉरी आंवला कह रहा हूँ, आंवला में एक तो आपका विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ आयरन कंटेंट भी होता है। देखिए, आयरन कंटेंट हर उस चीज़ में होता है जिसको काट के छोड़ने पे वो काली हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखते हो कि सेब काट के छोड़ दो वो काला हो जाएगा, ठीक है, आंवला काट के छोड़ दो वो काला हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे फल आपने देखे होंगे या सब्जियां देखी होंगी जिसको काट के छोड़ने पर वो काली हो जाती है, ठीक है, कुछ ही समय में। ये नहीं कि अब 2 दिन छोड़ दिए तो काला ही नहीं, वो फंगस भी हो जाएगा, कीड़ा वीड़ा भी मिल जाएगा उसके अंदर। तो वो स्थिति नहीं मैं बता रहा हूँ, मतलब आप छोड़ोगे उसको 10-15 मिनट, आधे घंटे, तो काला काला सा लाइट ब्राउन ब्राउन दिखाई देगा, मतलब आयरन कंटेंट ज़्यादा है। और वो चूंकि जो वायुमंडल की ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो, मोटे अनाज चावल अधिकांशतः निर्वाह मूल कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको ज़्यादा नहीं जानना है, बस ये जान जाओ कि मोटे अनाज और चावल जो है निर्वाह मूल कृषि में पैदा किए जाते हैं। अदरक का तना जो भूमिगत होता है, खाद का संग्रहण करता है, वह प्रकंद कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब याद करना शुरू करिए। अदरक क्या है? प्रकंद है। अदरक क्या है? प्रकंद है। ठीक है, फिर अनाज के दानों से उत्पाद ओट मील है। सामान्यतः इसे भोजन और पशुओं के चारे के रूप में ओट मील कर मड़ुआ, कोदो या मड़ुआ बोल रहा है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मड़ुआ, कोदा का प्रयोग जापान को किया जा रहा है, निर्यात इसका। मड़ुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेशों में बड़ी मांग है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे देश के लिए नहीं की जाते हैं। हमारे देश में क्या करते हैं? ढेर सारा उर्वरक डाल दीजिए, सारा कुछ, सारा का सारा कार्सियोजेनिक है। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, अगर आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, ठीक है, खासकर कैंसर इंस्टीट्यूट्स में, मेरा कभी जाना नहीं हुआ, भगवान ना करे कि जाऊं, लेकिन कभी कैंसर इंस्टीट्यूट में चले जाओ या किसी ऐसी जगह चले जाओ ना जहां पर ये डायग्नोस होता है, किसी बड़े हॉस्पिटल्स में, ठीक है, लाइक एम्स दिल्ली में गया हूं, काफ़ी टाइम तक रहा वहाँ, मुझे लगता है कि अमूमन 15-20 दिन, ठीक है, मतलब किसी के लिए रहा वहाँ पर 15 दिन के आसपास। तो अगर आप ऐसी बड़ी जगह पर जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो भी आप खाते हो, जो भी आप रोड साइड खा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोड साइड खराब है, अगर वहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं है, साफ सफाई नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रखे हैं, तो आप जहर खा रहे हो, आप अपने पैसों से जहर खरीद रहे हो। ठीक है, बहुत जगह आपने देखा होगा कि फुल्की बेचते हैं, जिसको हम लोग पुचका कहते हैं, पानी बतासा कहते हैं, डिफरेंट चीज़। वो जो फुल्की होता है मोस्टली, मैंने अपने गोरखपुर के एरिया में और आसपास के एरिया में देखा है कि झांसी से सब आते हैं, छोटा ठेला लेकर के फुल्की बेचते हैं। दे यूज एसिड इन देयर वाटर मेकिंग प्रोसेस, मतलब वो जो पानी बनाते हैं, खट्टा पानी, वो एसिड यूज करते हैं। डिपेंड ये करता है कि कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं। एसिड यूज करना इज नॉट रॉन्ग, बट कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं और कितनी अमाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है, बेटर है कि आप थोड़ी सी महंगी फुल्की खाओ, जिनका खट्टा कम लगे उनका ज़्यादा खाओ, ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें अवॉइड करो, आँख के सामने बनने वाली चीज़ें खाइए। ठीक है, अगर किसी रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कोशिश करिए कि उनके दुकान से समोसे, इमरती, जलेबी, इस तरह की चीज़, जैसे रुस्तमपुर पे मान लो इस समय काम चल रहा है, क्योंकि 6 लेन का काम चल रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर से उठा के ले चलो और तारामंडल तक पूरा काम चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि इन बिटवीन जितनी शॉप्स हैं, अगर वहाँ आप रोड साइड कुछ खा रहे हो तो आप जहर खरीद के खा रहे हो।
ठीक है, उससे बेटर है कि आप कोई केला खा लिया या कोई फ्रूट खा लिया, पानी में धुले उसको बाकायदे 1-2 घंटे डुबा के रखा, फिर निकाल के खा लिया। लेकिन जितनी भी माताएं बहनें और उसके साथ साथ जितने पुरुष लोग हैं, जितने दोस्त बंधु बांधव जो भी हैं, कोई भी चीज़ खाने से पहले एक बार सोचिए कि क्या अभी इस वक्त इसको खाना ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। मैं खाने पे कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन भारत में ऐसा है ना कि सबसे बड़ा स्कैम खाने के साथ चल रहा है, इसीलिए कोई भी ठेला लगाया हुआ है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी क्या कर रही है, मैं डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट FSI वाले बेसिकली और फसाई वाले FSSAI, ठीक है ना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके जो अथॉरिटी मेंबर्स हैं एटलीस्ट उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जिस चीज़ के उत्पादन या सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, किसी व्यक्ति को जीवन ताउम्र मतलब पैसे खर्चने पड़ सकते हैं, कम से कम उन्हें किसी लोभ लालच में पड़े बिना अपने काम को बहुत अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए। हालांकि सरकार को इस मद्देनज़र कि भाई उनकी जॉब ऐसी है कि उन्हें कुछ अतिरिक्त लेना नहीं है बाहर से, समझ रहे ना आप, कोई किसी तरह का उपहार या जो भी है ब्राइब इत्यादि, तो उनकी सैलरी भी हाइक कर दो कि भाई उस पोस्ट पे जो बैठेगा वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति बैठेगा, कि खाने के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाओ, बगल में एक कंट्री है थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड में मेरा एक फ्रेंड रहता है, वियतनाम में रहता है, तो आप ऐसी कंट्रीज़ में जब भी जाओगे तो आपको इवन वो गया था हांगकांग में, ठीक है, वो गया था टोक्यो, तो वो बताते हैं लोग जो सुनी सुनाई बातें हैं कि अगर कुछ ऐसा मिलावट पाया जाता है तो बहुत ही कठोर सजा जो है उसका प्रावधान किया गया है। इवन आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे तो सुनी सुनाई बातें हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई बातें हैं, सुनी सुनाई नहीं है, अफवाह नहीं है, न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई बातें हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जो भी आपके फर्टिलाइज़र हैं, उनके ऊपर इतने टाइट रेगुलेशंस हैं कि जितने रेगुलेटर्स मौजूद है उतना ही फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हो अपनी फसलों के लिए, उतनी ही चीज़ें पेस्टिसाइड डाल सकते हो, ठीक है। भारत की बहुत सारी दवाएं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप योग करिए, निरोग रहिए, वो बात दूसरी है, लेकिन बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे फूड आइटम, बहुत सारी चीज़ें हमारे वहाँ जो हमारे वहाँ खुलेआम बिकती हैं, जैसे डिस्प्रिन कुछ साल पहले तक बिकती थी, काफ़ी साल से बाहर, काफ़ी साल से बैन है। हमारे वहाँ के फूड आइटम्स, कतर में फ्रेंड रहता है, सऊदी में रहते हैं, सबके सब बैन है, बहुत सारे आइटम्स बैन है, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि हमारे वहाँ लोग सोए हुए हैं, सबके सब तैयारी कर रहे हैं, जानकारी सबको है, आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, सबके सब कंज्यूम कर रहे हैं। अभी के 10 साल बाद, 15 साल बाद का सीन सोचिए। डॉक्टर्स का क्या है कि मतलब डॉक्टरी कर लिया तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट और इस तरह की चीज़ें खुलती जाएंगी, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि निरोग नहीं रहोगे तो हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। आज एक एवरेज आयु अगर देखी जाए तो 40 साल आते आते, ठीक है, अमूमन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम, वो तो कोविड के बाद से स्टार्ट हुई, बैक पेन की प्रॉब्लम, उनके हाजमा की प्रॉब्लम यानी कि उनकी गट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ठीक है, उनके बालों के साथ प्रॉब्लम यानी कि हेयर फॉल होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम कि हड्डियों में खोखलापन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद विटामिन डी की प्रॉब्लम, शाकाहारी लोगों में B12 की कमी। आप लोग अगर रिलेट कर पाओ तो रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस समय, अभी वर्तमान समय में जब मैं ये बना रहा हूँ अक्टूबर में, ठीक है, 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर के आसपास जब इसको बना रहा हूँ, तो इस समय हाल ही के दिनों में लीवर की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है कि आप किसी भी तीसरे आदमी का, चौथे आदमी का लीवर टेस्ट करा के देख लो, उसका SGOT और SGPT वेरी करेगा। मतलब जितना स्टैंडर्ड साइज है, लेस देन 45 और लेस देन 40, वॉटेवर जो भी स्टैंडर्ड मानक होता है, 42, 43, 41 यही है, तो इससे हमेशा दोगुना के स्तर पर रहेगा कि 65 है, 75 है, 55 है, ठीक है। तो करना क्या है कि बहुत वाइजली चीज़ों को यूज़ करना है। अपने खाने की चीज़ें, अगर आपके पास ज़मीन है, प्लॉट है, तो रादर देन कि आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, थोड़े से चीज़ें उगा लो, जैसे आलू उगा सकते हो, धनिया उगा सकते हो, अभी जो मौसम आ रहा है, मटर उगा सकते हो, जो स्टोर कर सको, लॉन्ग टर्म तक खाइए। मतलब मेरा ये सुझाव है, जिसके पास भी अपनी ज़मीनें हैं वो यूज़ करें इन चीज़ों का, थोड़ा समय दीजिए प्रकृति के साथ, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है, कि पैसे भी नहीं रहेंगे, पैसे जमा किए हुए जो हैं वो हॉस्पिटल में खर्चे हो जाएंगे,
पेस्टिसाइड वाली चीज़ों से बचना है। चलिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हो गई, सीधे आते हैं मुद्दे पर कि लोबिया, मूंग और अरहर तीनों फसलों का प्रयोग खाद्य, चारा और दलहन के रूप में किया जाता है। अरहर की खाद प्रयोग करने के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। ये चीज़ याद रखना है कि 1 हेक्टेयर भूमि में अगर अरहर की खाद का प्रयोग करेंगे, ठीक है, 40 किलोग्राम उससे नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पर लिख रहा है मूंगफली, तिल और बाजरा की कृषि शुष्क कृषि के क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों में सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। फिर यहाँ पर कुछ डेटा और दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ डेटा जो है यहाँ पर रोकेंगे, ठीक है, नहीं देखेंगे। सीधे हम लोग आते हैं आपका यहाँ से, चलिए मछली का देख लेते हैं, फिश प्रोडक्शन, इसको भी मछली का प्रोडक्शन भी रोकेंगे। सीधे हम लोग आएंगे यहाँ पर, ठीक है। समुद्री मछली का उत्पादन जो है अग्रगण्य राज्य उसमें कौन सा है, तो गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश देखेंगे कि उत्तर पूर्व में स्थित भारत का एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्र है, जिसको चाइना हथिया रहा है, अपने मैप में दिखा रहा है और सुंदर सुंदर बिल्डिंग और रोड बना रहा है, ठीक है। यहाँ वनस्पति जात, प्राणी जात की समृद्ध और व्यापक जैव विविधता पाई जाती है। बहुत ज़्यादा, यहाँ के टोटल परसेंटेज में से 85+% जो है वो जंगल है। अपने लहलहाते हरे वनों, विविधतापूर्ण वन्य जीवन, नदी घाटी के लिए, सुंदर पठारों के लिए फेमस है। प्रकृति का गुप्त खजाना और ऑर्किड की विभिन्न किस्मों का घर माना जाता है। ऑर्किड जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये चीज़ याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में ऑर्किड पाया जाता है। याद कर लीजिए, इंग्लिश में ऑर्चिड लिखते हैं, तो ऑर्किड जो है वो कहाँ पाया जाता है, आपके अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विभिन्न किस्में उत्पादित होती हैं, जिससे वह निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। यानी कि यहाँ पर निर्यात भी होने के लिए चीज़ें उत्पादित की जा सकती हैं, खासकर ऑर्किड और ऑर्किड के फूल, ठीक है। अच्छा, आपको एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर करना है कि जो ड्रैगन फ्रूट है, आंसर जरूर करिएगा। ड्रैगन फ्रूट भारत में कहाँ उत्पादित किया जाना है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट भारत में कहाँ उत्पादित किया जाना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, फिर कहता है भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल और पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य दर्जा प्राप्त किया है। सच में सिक्किम में गया हुआ हूँ और सिक्किम का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी स्टेट घूमो ना घूमो, कभी सिक्किम में ही चले जाइए। और जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ, चूँकि एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुआ, दिसंबर की बातें चल रही हैं और हो सकता है कि अब फर्दर भी पोस्टपोन हो जाए, जैसी अफवाहें हैं, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। अगर आप लोग बैचलर हो, 2-3 लोग, ठीक है, एक जनरल टिकट कटाओ, 200-300-400 रुपये का जो भी है, यहाँ से आप जाओ न्यू जलपाईगुड़ू, फिर न्यू जलपाईगुड़ू से कुछ पैसे लगेंगे 400 रुपये के आसपास आपको जाने के लिए, ठीक है, सिक्किम में प्रॉपर गंगटोक। तो आप चले जाओ, ठीक। तो 400 रुपये वो रख लिया और सिंपल बिना भी पैसे दिए अगर स्लीपर में जा सकते हो या जनरल में जा सकते हो, जैसे भी जा सकते हो, 3-4 दोस्त आपस में बात करते हुए हाफ चड्डी बरमूडा रख के 2-3 कपड़े रख करके पहुँच जाओ सिक्किम, ठीक है। थोड़ा ठंडा होगा, प्रॉपर चीज़ें रख के पहुंचनी पड़ेगी। और वहाँ एक सस्ता सा रूम ले लो, 2-3 लोग मिला के 4 लोग, एक सस्ता रूम ले लो। तो मतलब कुल मिला करके अगर 2,000-2,500 रुपये का बजट एक आदमी रख ले तो बड़े आराम से 4 लोग घूम के चले आओगे, 3-4 दिन की ट्रिप। वो खूबसूरत जगह है सिक्किम कि उसका एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब सिक्किम में ये नहीं कि आप जाने लगो फिर नाथुला जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बस सिर्फ सिक्किम घूमने के लिए कह रहा हूँ कि आप जाओ, टच करो, MG रोड घूमो, सिक्किम घूमो, बेसिकली पैदल घूमो, घाटियाँ घूमो वहाँ की, चले आओ। बहुत बहुत खुशनुमा, बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग कि अगर आप प्लास्टिक का बैग कहीं वहाँ दिखा दोगे फ़ोटो खींच के, ठीक है, तो मैं कुछ भी हार जाऊँगा, ठीक है। मतलब अब ये बड़ी बात होगी, कुछ भी हार जाऊँगा, दिख ही जाएगा यार कहीं, बट बहुत ही मिनिमम है, कुछ भी नहीं हारूंगा, ये बातें मैं वापस ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब बहुत मिनिमम कि आप रोड पे किसी भी व्यक्ति को कुछ फेंकते हुए नहीं देखोगे। वहाँ की पुलिस बहुत रिस्पॉन्सिबल आपको हमेशा एक्टिव दिखाई देगी। अपने स्टेट को साफ रखने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा तत्पर हैं। जैसे मुझे लगता है कि जो प्रेम होता है ना अपनी धरती से, अपने राज्य से, वो आपको सिक्किम में दिख जाएगा। और सबसे वर्थलेस और सबसे मतलब क्या कह सकते हो कि मनमौजी लोग कहाँ के हैं, तो सबसे मनमौजी लोग जो है वो अपने यूपी के हैं, सबसे मनमौजी। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, बट आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओ कि आपका उत्तर प्रदेश इतना खूबसूरत राज्य है। आप किसी भी राज्य में चले जाओगे आपको उत्तर प्रदेश जैसी खूबसूरती नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी लोग उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। घर का कूड़ा उठाने वाले के बाद भी उन लोग को देने की जगह इधर उधर फेंकना है। टॉफ़ी खा के कहीं फेंक देना, बिस्किट खा के रैपर कहीं फेंक देना, कहीं मत फेंकिए, प्रॉपर डस्टबिन में डालिए, लेके आइए उसको डस्टबिन में डालिए। अगर आप खा रहे हो तो अपने जेब में रखो, ठीक है। आप महाराष्ट्र चले जाओ, मुंबई, नागपुर, पुणे,
आपको वहाँ पर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल लोग मिल जाएंगे। वहाँ एक ट्रेंड है कि कोई भी चीज़ खानी है, बिस्किट खाया तो ये नहीं कि बिस्किट खा रहा है पर तुरंत वहीं फेंक दिया। फेंकना नहीं, उसको अपने बैग में रख लो, फोल्ड करो अच्छे से, बैग में रख लो, जहाँ डस्टबिन देखा वहाँ निकाल करके फेंक दिया एक साथ। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों तैयारी कर रहे हो? पैसा कमाना केवल उद्देश्य नहीं हो सकता, आप रिस्पॉन्सिबल बनिए कि 100 लोग आपकी इज्जत भी करें। ठीक है, चलो। तो कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करने का मतलब है कि बिना कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक के फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे नॉर्मन ई बोरलॉग, उनके बाद की गई। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एक पशुपालन। पशुपालन का छोटा सा चैप्टर है। मेन जो है वो है खनिज वाला चैप्टर। खनिज वाला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा ये बताइए। थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो रहा है, लेकिन 5 तारीख तक आप लोग किसी तरह झेल लो। 5 तारीख तक हम लोग बिल्कुल इसको वाइंड अप करने वाले हैं, फिर केवल रिवीजन रिवीजन और रिवीजन बचेगा। ठीक है, तो 5 नवंबर लास्ट डेट है। 5 नवंबर के बाद कोई लेक्चर फर्दर नहीं बनेगा आई दृष्टि का, सॉरी दृष्टि पूर्वावलोकन से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।